बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टोरी नेम दीवार के पार। सरमा की नरम गरम धूप ने आंगन में डेरा जमा लिया था। निखरा सुथरा सा आसमान आज कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। जाग की मानिंद बड़े बड़े सफेद बादलों के पहाड़ से नीले उफ्क पर फैले थे। छत पर दीवार के साथ कैन की कुर्सी लगी थी जिन पे बैठा वो चाय से लुत्फ अंदोज हो रहा था। सामने मेज पर अखबार फैला हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। आज इतवार था और कुछ फरागत भी थी। इतना खर्चा करवा दिया, भला इस सूरत के साथ कौन पसंद करने वाला है तुम्हें? मगर ये बात तुम्हारे भाई की समझ में नहीं आती। आए दिन किसी न किसी रिश्ते वाले को लेकर आ जाते हैं। इस पर नित नई फरमाइशें। कमर तख्ता हो गई मेरी। अब खड़ी अपनी रोनी मनहूस सूरत का मातम न करती रहना। जल्दी सारा किचन समेट कर नीचे आओ। कपड़ों का ढेर रखा है धोने के लिए। नसवानी पाटदार भद्दी आवाज ने उसकी समात को झंझोड़ा था। ये आवाज दीवार पार से आ रही थी। वो अभी चंद रोज कबल ही इस नए मकान में शिफ्ट हुआ था और ये आवाज जैसे मामूल का हिस्सा थी। जाने क्या मसला था इस औरत के साथ। हर वक्त चीखती चिंगाड़ती ही रहती थी। कभी बच्चों पर बरसती, कभी बर्तनों को जोर जोर से पटकती। मगर उसे लगता उसके अताब का ज्यादातर निशाना यही लड़की बनती थी जिसका नाम मेहरू था। वो गर्ज बरस के जा चुकी थी और अब मेहरू की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। अहमद कुछ बेचैन सा हो उठा। दिल चाह रहा था उठकर एक बार दीवार पार देखे तो सही। आखिर ऐसी क्या कमी थी उस लड़की में कि उसका बड़ी शिद्दत से ये चाह रहा था कि वो देखे कि वो कितनी बदसूरत है। क्योंकि उसका जब भी कोई रिश्ता मुस्तरद होता तो उसकी भावज हर बार उसकी सूरत को ही मोरद इल्जाम ठहराती थी। वो कुर्सी से उठा और फिर रुक गया। नहीं, ये बहुत ही मायूब और गैर इखलाकी हरकत हो जाएगी। दिल को समझाकर बहला लिया, मगर दूसरी जानिब की बिन बादल बरसात ने उसे हनोज बेचैन किए रखा था। वो किचन समेट कर बर्तन धोने के बाद बाहर निकली तो मखसूस खुशबू का झोंका उसके नथनों से टकराया। इतनी दिलकश और मुअत्तर सी खुशबू ने जैसे उसके अंदर के बोझलपन को जायल सा कर दिया था। वो कितनी ही देर खड़ी इस खुशबू को अपनी सांसों में उतारती रही। किसी मर्दाना परफ्यूम की खुशबू थी। मेहरू ने अक्सर इस खुशबू को दीवार के इस पार महसूस किया था। लगता है ये बंदा परफ्यूम की पूरी बोतल ही खुद पर उंडेल लेता है। वो अक्सर ये बात सोचती और फिर मुस्कुरा देती। खुशबू में बसा ये शख्स खुद ना जाने कैसा होगा। ये ख्याल कि वो कैसा होगा खुद ब खुद उसके दिमाग में चुभने लगा था। और फिर आज तो भाभी के हाथों ताज़ा बेइज्जती का सदमा। ये सोचकर कुछ और भी बढ़ गया था कि सारी बातें दीवार पर बैठे इस शख्स ने भी सुनी होंगी। उसकी पलकें एक बार फिर भीग गईं। उसे लग रहा था कभी ये शख्स अगर उसके सामने आया तो वो मारे खिफत के नजरें नहीं उठा पाएगी। अजीब हल्कापन सा महसूस हो रहा था उसे, जैसे भाभी कुछ भी कह लेती मगर इस शख्स के सामने नहीं। जाने कौन था ये शख्स जिसे देखा नहीं था, जानती नहीं थी, फिर भी जैसे हवासों पे छा गया था। उसके भाई का खूब चलता हुआ स्टोर था, मगर भाभी की नजरें उनकी खानदानी जमीन पर थीं कि इसको बेचकर बैंक भर लिया जाए। बारहा वो अपने बाप से इस सिलसिले में बात कर चुका था, मगर करमदीन जो अब बूढ़ा हो चुका था बगैर लाठी के चला नहीं जाता था। समात ऊंचा सुनने की आती थी, मगर इस एक मामले में वो कुछ भी नहीं सुनता था। यूं बाप बेटे की दरमियानी फिजा कुछ कशीदा थी और मेहरू बाप भाई और भाभी के दरमियान पिस रही थी। मेहरू, आज मेरे लिए खीर बनाना। वो अब्बा के कमरे में पानी का जग रखने आई तो अब्बा ने नई फरमाइश कर दी थी। मेहरू लब कुचलते हुए अब्बा को देखने लगी। कभी मीठा कभी चटपटा। लगता था अब्बा को अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं थी। आराम से आंखें मूंदे लेटे थे। अंदर ही अंदर जुजबुज होते वो कमरे में बिखरी चीजें समेटने लगी। तभी अब्बा की आवाज एक बार फिर मेहरू की समाज से टकराई, जिसने उसे भौंचका कर दिया था। बाहर धूप निकली है तो मुझे छत पर ले चलो। उसने हाथ रोककर हैरत से अब्बा को देखा और अगले ही पल जैसे रूहानसी हो गई। अब्बा, मैं अकेले आपको कैसे छत पर ले जा सकती हूँ? मगर करमदीन की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली थी। वो अब्बा को सहारा देकर सीढ़ियों तक लाई। बस बस, अब इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, खुद चढ़ सकता हूँ। तुम बस मेरे पीछे चलो। अब ये नई पाबंदी थी। अब्बा को कोई किसी बात के लिए रजामंद नहीं कर सकता था। वो अपनी मर्जी के मालिक थे और दूसरों को भी उसी पर चलाते थे। भाभी बाहर नल पर बच्चों को नहलाती कनखियों से दोनों बाप बेटी को देख रही थी। नखरील बूढ़ा, सारी जायदाद पर सांप बनकर बैठा है।
कब्र में लेकर तो नहीं जाएगा, कुलसूम तू ही सब्र कर ले। बुड़बुड़ाते हुए आखिर में जैसे खुद को दिलासा दिया था, शहर में खूब बड़ा सा घर लूंगी, बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, नौकर चाकर, वाह मेरे क्या ठाठ होंगे, बड़ी बेगम साहिबा बनकर घूमूंगी। उसकी सोचों को धक्का मेहरू की दिलदोज चीखों ने लगाया था। अब्बा ने पाँव अगली सीढ़ी पर रखा ही था कि पाँव रपट गया। मेहरू ने बमुश्किल उन्हें थाम रखा था, लेकिन बगैर किसी सहारे के वो उनका तवाज़न बहाल नहीं कर सकती थी। अच्छा है यहीं से गिरकर मर खप जाए। बुड़बुड़ाते हुए वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। मेहरू की चीखें बढ़ती जा रही थीं। कोई मेरे अब्बा को बचाए, उसने चीखते हुए पुकारा था। दीवार पार से अहमद ने एक ही जस्त में छलांग लगाई और भागकर उसके साथ अब्बा को सहारा देकर ऊपर लाया। अब्बा के चेहरे पर खजालत थी और मेहरू के हवास अभी तक बहाल नहीं हुए थे। उसे कुलसूम भाभी से नफरत महसूस हुई। कैसी औरत थी ये, एक गिरते मरते हुए को बचाने की खातिर भी आगे नहीं बढ़ी थी। अहमद कुछ देर अब्बा के पास बैठकर चला गया। वो ढंग से उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई थी, लेकिन रात देर तक उस शख्स के मुतल्लिक सोचा था। वो वैसा ही था जैसा किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, पुरकशिश, बावकार, खुश लिबास। आज बिलाखिर उसने मेहरू को देख ही लिया था और अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या थी वो, कोई साहिरा या जादूगरनी। किताबी चेहरे के खदोखाल ऐसे दिलनशीं जैसे किसी मुजस्समा साज ने सदियों की रियाजत से उन्हें संवारा हो। गहरी सांवली रंगत और इस पर बड़ी बड़ी रोशन आंखें, इतनी खूबसूरत गहरी खामोश और दिलकश आंखें उसने आज से कबल कभी नहीं देखी थी। हाँ, एक कमी थी उसके चेहरे पे, फुल बहरी के दाग थे जिसने उसके हुस्न को गहना दिया था। लेकिन उसे इन दागों से क्या सरोकार, वो तो उसकी आंखों का असीर हुआ था जिसने नींद और दिल का करार लूट लिया था। उसका दिल चाह रहा था वो उसके अब्बा से मिलने जाए, लेकिन उसकी भाभी की तेज धार नजरें, उसे मेहरू पे बातें बनाने का मौका मिल जाता और इस लड़की की रसवाई तो उसे किसी तौर गवारा नहीं थी। तो फिर अब क्या करे? घर में कोई बड़ा भी नहीं था। वो माँ बाप की इकलौती औलाद था और वो तो कब के राहे अदम सुधार चुके थे। एक चाची थी जो एक तो दूसरे शहर में थी, पर उन्हें कहना तो फजूल ही था। वो तो बनता काम भी बिगाड़ देती और अपना रिश्ता खुद लेकर जाना कितना मायूब लगता। बाहर दरवाजे की घंटी बजी थी जिसने सोचों का इर्तिकाज तोड़ दिया था। मेहरू दरवाजे की घंटी पे उंगली रखे दुपट्टे से चेहरा साफ करती बार बार पीछे गली में झांक रही थी। घबराहट इस कदर थी कि सख्त सर्दी में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। अब्बा ने आज नया हुक्म सुना दिया था, मेहरू, जो लड़का उस रोज छत पर आया था उसे बुलाकर लाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। और अब वो घंटी पर उंगली रखे हवास बाख्ता सी खड़ी थी। अहमद ने दरवाजा खोला और उसे सामने देखकर हैरान रह गया। वो अब आपसे मिलना चाहते हैं, ये कहकर वो सरपट वापस भागी। अहमद जेरे लब मुस्कुराते हुए तैयार होने लगा। वो घर आया तो अब्बा ने मेहरू की दौड़ें लगवा दी, कभी चाय मंगवाई, कभी स्नैक्स। फिर भी ये कम लगा तो उबले हुए अंडे और निगट्स तलने को कह दिया था। अब्बा यूं किसी की खातर तो कभी नहीं करते थे। शुरू के चंद सवालात के बाद मेहरू के अब्बा ने जो बात उसे कही वो बहुत अजीब थी। वो उसके दोनों हाथ थामते हुए बड़े इल्तिजा अमेज अंदाज में कह रहे थे, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। दरवाजे के इस पार खड़ी मेहरू ने यह बात खुद सुनी और जी भर कर शर्मिंदा हुई। फिर अब्बा और उसके दरमियान जाने क्या तय हुआ। हर एक के लाख समझाने और भाई के मना करने के बावजूद अब्बा ने 10 दिन के अंदर अंदर उसका निकाह कर दिया था। उसके दिल में अहमद का मकाम कुछ बदल सा गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यह शख्स जायदाद की खातिर उससे शादी कर लेगा। दिल ने जो खुशगुमानियों का महल तामीर कर रखा था वो भूसे का ढेर साबित हुआ था और इस ढेर को आज जैसे किसी ने आग लगा दी थी। उसकी रुखसती के 2 रोज बाद अब्बा चल बसे। उसे अहमद के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिल सका था। वो कुछ रोज सदमे में रही, फिर संभल गई। अहमद ने उसका हर तरह से ख्याल रखा था, उस पर अपनी मोहब्बत, दौलत, ख्वाब सब निछावर कर दिया था, मगर वो थी कि ना सैराब होती थी ना आसूदा। अहमद की असलियत न जानती तो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करती, मगर अब दिल नहीं मानता था उसकी मोहब्बत को। जज्बे लुटाती नज़रों को, हसीन ख्वाबों की राह गुजर को खुद को आईने में देखती तो ये एहसास मजीद कचोके लगाने लगता कि वो अहमद के काबिल नहीं थी। उसके अब्बा ने सारी जायदाद के एवज उसको अहमद पे मुसल्लत किया है और अहमद
وہ اس کا گریز اور محتاط سا انداز دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ کیا چیز ہے جو دونوں کے مابین دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وہ روز ایک اینٹ ہٹاتا ہے اور اگلی صبح وہ اینٹ پھر سے جڑ جاتی ہے۔ مہرو، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ دونوں ہاتھ اس کی پشت پہ رکھے وہ بال بناتی مہرو سے پوچھ رہا تھا۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ مجھے کیوں نہیں لگتا؟ اس نے بات کو طول دینا چاہا۔ پتہ نہیں، وہ معصوم بن گئی۔ کیا تم کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو یا پھر میری طرف سے دل میں کوئی بدگمانی ہے تو مجھ سے کہو۔ اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا بتاؤ، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اچھے؟ بس اچھے؟ جی۔ اچھا، آج کیا کھاؤ گی؟ جو آپ کو پسند ہو۔ یہ کی ہے نا اچھی بیویوں والی بات۔ اس نے پھر بھی سراہا۔ وہ خاموش رہی لیکن ہار اسے بھی منظور نہیں تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی۔ کیا کچھ بنا لیتی ہو؟ سب کچھ۔ یہ انٹرویو مجھے پسند نہیں آ رہا، آپ کچھ مجھ سے بھی پوچھو نا۔ اس نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ کیا پوچھوں؟ وہ اسمارٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ ان سمندر جیسی آنکھوں میں کب ڈوبا تھا؟ اور دیکھو، ابھی تک مجھے تیراکی نہیں آئی۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسا، پھر اپنی والہانہ محبت بھری نظریں اس پہ جما دی۔ وہ جی بھر کر جزبز ہوئی اور سوچا اس سے تو اچھا تھا یہ بولتا ہی رہے۔ بہت دن ہوئے دیوار پار سے بھابھی کی مخصوص آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ مہرو نے دیوار کے ساتھ 8-10 اینٹیں جوڑ کر رکھیں اور پھر ان پہ چڑھ کر منڈیر کے اس پار جھانکا۔ دونوں بچے چارپائی پہ سہمے سے بیٹھے تھے اور کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر بھائی کا چہرہ نمودار ہوا۔ ان کی نظر مہرو پہ پڑی تو اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ مہرو کے دل پہ جیسے گھونسا سا پڑا تھا۔ وہ اینٹوں سے نیچے گر گئی۔ دل جیسے کسی نادیدہ بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ حلق میں پھندا سا لگا اور آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ احمر نے اس کی سرخ آنکھوں کا سبب پوچھا تو ٹال گئی۔ کیا بھائی اس سے ناراض ہے؟ یہ خیال ہی کس قدر جان لیوا تھا۔ ایک ہی تو بھائی تھا اس کا، بس ایک رشتہ۔ اگر وہ بھی خفا ہو جاتا تو، اور وہ بھائی کے بچوں کے بغیر کیسے رہے گی؟ پھر ایک روز بھابھی آئیں اس کے پاس، سوجی ہوئی آنکھیں، ملگجا ہوئی ہے۔ بھابھی نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ ابا نے ساری جائیداد احمر کے نام کر دی ہے اور تمہارے بھائی نے اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے ہوئے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، التجائیں کر رہی تھیں اور مہرو کا دل جیسے قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ میں احمد سے کیسے بات کروں اور اتنی بڑی جائیداد سے وہ کیوں دستبردار ہوگا؟ اور اگر جائیداد کے ساتھ اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا تو میں بھلا اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ سوچ سوچ کر وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ مہرو، کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ۔ احمر نے اسے دوسری بار ٹوکا تھا۔ میں کھا چکی ہوں، اس نے بے دلی سے پلیٹ پیچھے سرکائی۔ تم پریشان ہو؟ وہ اس کے چہرے کا ہر رنگ پہچانتا تھا۔ ہاں، کچھ سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمر کی استفہامیہ نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ اس کے مزید بولنے کا منتظر تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ ساری جائیداد میرے بھائی کے نام کر دیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے بولی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ ابا کا ذہنی توازن آخری دنوں میں ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے آپ سے ایسی، اس کا لہجہ بھی کیا۔ وہ بے بسی محسوس کرنے لگی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے، آخر احمر نے ہی اس کی مشکل آسان کرنے کا سوچا، میں نے جائیداد کی خاطر تم سے شادی نہیں کی تھی۔ تمہارے فادر نے مجھے ایک آفر کی تھی جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ وہ ساری جائیداد میرے نہیں تمہارے نام ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کا حصہ ان کے نام کر دو، لیکن میں بس تمہاری بھابھی کو تھوڑا سبق دینا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ تھی۔ مجھے بھی آ کر تمہارے خلاف ورغلایا تھا کہ میں تم سے شادی نہ کروں، لیکن چونکہ یہ دیوار پار کا معاملہ تھا تو مجھے سارے حالات کی خبر تھی۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا اور وہ بنا پلکیں جھپکے یہ سارے انکشافات سن رہی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ حیران ہوئی۔ تم سے شادی تمہارے لیے کی کیونکہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ میں؟ ایسا لگا جیسے اس کے گرد گلاب بکھر گئے ہوں۔ آج پہلی بار وہ جیسے دل سے مسکرائی تھی۔ کسی نے اس کو بھی اس کی ذات کا اعتماد دیا تھا۔ ہاں تم، صرف تم۔ احمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ محبت کی خوشبو نے اس کے گرد حصار سا بنا دیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی دیوار کے اس پار آ کر احمر نہ ہوتا تو اس کی زندگی کیا
ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔